गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज रोशिता फ्रॉम इलाइट मास्टर एकेडमी। पिछले सेशन में अपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अपन सबसे पहले उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कि व्हाट आर द प्रोसेसेस और व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द क्लास। सो steps of process of nutrition. Okay, so there are 5 steps. चाहे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करो, चाहे ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करो, ये 5 स्टेप्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, सो व्हाट आर दोज 5 स्टेप्स? सबसे पहला होता है इंजेशन, सेकेंड होता है डाइजेशन, थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है एसिमिलेशन, एंड लास्ट वन फिफ्थ होता है इजेशन। ठीक है, पहले अपन न्यूट्रिशन के प्रोसेस को या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि एक्चुअल में ये पांचों प्रोसेस होते क्या है। तो सबसे पहला अपन देखते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब सिंपल, इंजेशन का मतलब क्या है? फूड को लेना। सिंपली टेकिंग ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, अपन ने खाना मुंह में लिया, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। सिर्फ इंजेशन इतना ही होता है। अब आते हैं अपन डाइजेशन में। डाइजेशन क्या, अब अपन ने क्या किया? खाना खा लिया, खाने को क्या होना है? डाइजेस्ट होना है। तो डाइजेस्ट होने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं, फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। ठीक है, अब फिजिकल और केमिकल डाइजेशन क्या होता है? अब कब बोलेंगे कि फूड डाइजेस्ट हो रहा है? अब अपन जो भी फूड खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है। वो कॉम्प्लेक्स लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल जब स्मॉलर मॉलिक्यूल में, सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, उस फूड को अपन बोलेंगे डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अब उसमें 2 प्रोसेस आता है, फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। जब अपन मुंह में खाना लिए तो क्या होगा? टीथ अपना क्या काम करेगा? च्यू करेगा फूड को, ग्राइंड करेगा फूड को। तो वो च्यूइंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज नोन एज फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा? च्यू करना, जिसको अपन मास्टिकेशन भी बोलते हैं, या ग्राइंड करना। ये च्यूइंग या ग्राइंडिंग से क्या होगा? जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक, अब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद आता है केमिकल डाइजेशन का काम। केमिकल डाइजेशन में क्या होगा? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होगा। जब अपन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तब आपको क्लियर होगा कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। फिर वो एंजाइम्स क्या करेगा? इस डाइजेशन प्रोसेस को और आगे प्रोसीड करेगा। ठीक, तो ऐसे में डाइजेशन 2 तरीके के होते हैं, फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। अब क्या हुआ? फिजिकल डाइजेशन हो गया, उसके बाद केमिकल डाइजेशन हो गया। अब अपने पास जो फूड है वो डाइजेस्टेड फूड है। अब डाइजेस्टेड फूड क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। कहाँ एब्जॉर्ब होगा? पूरे ब्लड स्ट्रीम्स में जाएगा, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम ही एक ऐसा पाथवे है जहां से हमारा फूड बाकी सारे ऑर्गन्स में जाएगा। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो पूरा कहाँ चला गया? ब्लड स्ट्रीम में चला गया। ब्लड स्ट्रीम से वो पूरा कहाँ चला गया? पूरे ऑर्गन्स में चला गया। जब वो ब्लड स्ट्रीम से सारे ऑर्गन्स में चला गया तब डाइजेस्टेड फूड क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। क्लियर? तो ब्लड स्ट्रीम से कहाँ चला गया? वो ऑर्गन्स में, सेल्स में, सब में चला गया। क्लियर?
अब क्या हुआ, अब फूड सारे सेल्स में पहुंच गया, ऑर्गन्स में पहुंच गया, तो अब क्या होगा, अपन खाना खाने के बाद अपन को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो अब जैसे ही फूड सारे ऑर्गन्स में मिल गया, एसिमिलेशन का काम शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स अब अपन को उस फूड से क्या मिला, एनर्जी मिली, ठीक है। और वही फूड खाने से अपन को क्या होता है, अपन को ग्रोथ होता है अपना, या अगर कोई सेल डैमेज हो गया तो वो सेल रिपेयर होता है। तो ये सारा काम कौन करता है, एसिमिलेशन प्रोसेस में होता है। फूड खाया अपन ने, डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड स्ट्रीम से सारे ऑर्गन्स में पहुंच गया। अब वो क्या होगा, वो ऑर्गन्स में एक बार पहुंचने के बाद अपन को उससे एनर्जी मिलती है, अपना ग्रोथ होता है, या कोई सेल अगर डैमेज हो जाए तो वो रिपेयर भी होना शुरू हो जाता है। अब क्या हो गया, एब्जॉर्ब्ड फूड जितने थे वो सब यूज हो गए, आई मीन डाइजेस्टेड फूड जितने थे वो सब यूज हो गए। अब कुछ फूड ऐसे होंगे जो अनडाइजेस्टेड होंगे, जो लेफ्ट ओवर फूड है, अब वो क्या होगा, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। वो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज ईजेशन। ये क्या है अपना, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है अपना प्रोसेस का, क्लियर। तो पहले क्या किया अपन ने, फूड लिया, फिर वो डाइजेस्ट हुआ, फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो एब्जॉर्ब होके पूरे ऑर्गन्स और सेल्स में चला गया। जैसे पूरे ऑर्गन्स और सेल्स में चला गया, उससे अपन को एनर्जी मिली, हमारा ग्रोथ हुआ। ये सब होने के बाद जितना अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, अनवांटेड फूड मटेरियल है, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो गया। सो दिस आर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। चलो फर्स्ट डील करते हैं अपन न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जो कि आप लोग को भी बहुत अच्छे से पता है, दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब इसमें अपना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दो चीज आता है, दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम। बट अपने सिलेबस में अपन को सिर्फ अमीबा पढ़ना है, तो इसलिए सिर्फ अपन आज सिर्फ अमीबा को ही डील करेंगे यूनिसेलुलर में, क्लियर। अब अमीबा का भी न्यूट्रिशन प्रोसेस में ये पांचों प्रोसेस इन्वॉल्व है, पांचों स्टेप्स इन्वॉल्व है, बट थोड़े से डिफरेंट वे में, क्लियर। अब जैसे मैं एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे अमीबा अपना खाना लेता है, ठीक है। ये अपना अमीबा है, ठीक, ये उसका न्यूक्लियस और ये उसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब सबसे पहला प्रोसेस क्या है, इंजेक्शन। अब अमीबा के पास हमारे जैसा एक स्पेशल ऑर्गन दैट इज माउथ तो अमीबा के पास है नहीं, तो वो फूड कहाँ से इंजेस्ट करेगा, तो जैसे ही कोई भी फूड पार्टिकल उसके नियर बाय में दिखेगा अमीबा के, वो क्या करेगा, एक टेम्पररी माउथ बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब वो कैसे वो एक टेम्पररी माउथ बनाता है, तो वो क्या करेगा, ये ऐसे करके एक टेम्पररी माउथ बनाना शुरू कर देगा। कब, जब उसको एक फूड पार्टिकल दिखेगा, ठीक है। ये एक टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के जैसा, एक टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के फॉर्म में वो बनाता है, जिसको अपन बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, ठीक है। इसको अपन टेम्पररी माउथ भी बोलते हैं, ठीक है। जब उसको फूड पार्टिकल लेना होता है तब वो स्यूडोपोडिया फॉर्म करना शुरू कर देता है। वो स्यूडोपोडिया फॉर्म किया, अब क्या होगा, धीरे 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 क्या करेगा, ये फूड पार्टिकल को क्या करेगा, वो अपने अंदर ले लेगा। ये फूड पार्टिकल को वो स्यूडोपोडिया के अंदर ले लिया, ठीक है। अब इतना जो प्रोसेस है कि उसने क्या किया, स्यूडोपोडिया फॉर्म कर दिया और फूड पार्टिकल को स्यूडोपोडिया के अंदर ले लिया। इतने प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, इंजेक्शन बोलेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या आ गया, डाइजेशन हो गया।
अब क्या करेगा, ये धीरे 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 ये क्लोज होना शुरू हो जाएगा। कैसे क्लोज होगा, ये ऐसे क्लोज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद अब देखो, क्लोज होने के बाद ये एक वैक्यूल की तरह फॉर्म हो गया। ठीक, ये एक बार एक वैक्यूल की तरह फॉर्म होने के बाद ये जो है वो स्यूडोपोडिया से डिटैच हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये इससे डिटैच हो गया। अब ये जो वैक्यूल जो फॉर्म हुआ, इस वैक्यूल को अपन बोलते हैं फूड वैक्यूल। ठीक, जैसे ही ये फूड वैक्यूल फूड के सराउंडिंग में बनना शुरू हुआ, ये फूड वैक्यूल अब क्या सिक्रेट करना शुरू कर देगा, ये फूड वैक्यूल कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब इस डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपलर फूड पार्टिकल में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। कॉम्प्लेक्स वाला इनसॉल्युबल होता है और सिंपलर वाला सॉल्युबल होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स वाला डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो फूड वैक्यूल्स रिलीज करेगा, वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपलर फूड पार्टिकल या सॉल्युबल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। अब जैसे ही वो सिंपलर फूड पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ, अब क्या हो गया, फूड क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, अब वो एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी हो गया। अब जैसे ही वो एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी हुआ, तो धीरे 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 क्या होगा, ये फूड वैक्यूल डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल था, अब ये बड़ा जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और फूड वैक्यूल का काम खत्म, फूड वैक्यूल डिसअपियर हो गया। अब ये क्या होगा, अब क्योंकि अपना जो अमीबा है वो एक ही सेल का बना हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो पूरा सेल जो है उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा, तो उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। अगर पूछेगा कि किस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। क्यों, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है ना, कोई ब्लड स्ट्रीम नहीं है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए, उसको डिफ्यूजन के थ्रू पूरे साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा, पूरे सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर। तो जितना उसको जरूरत हो उतना वो पूरे सेल्स में एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेशन वाला प्रोसेस आ गया। अब उससे क्या होगा, वो पूरे उसमें एब्जॉर्ब होने के बाद अब ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया, पूरा क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। अब उससे क्या हुआ, वो खाना तो खा लिया, अब उससे उसको एनर्जी मिलेगी, वो ग्रो करेगा, मैच्योर होगा। जैसे अमीबा ग्रो किया, मैच्योर हुआ, वो क्या हुआ, डॉटर सेल में डिवाइड होने के लिए रेडी हो गया। उसने खाना खाया, उसको एनर्जी मिली, वो ग्रो किया, मैच्योर हुआ और वो डॉटर सेल में डिवाइड होने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल अभी भी रह गए, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल क्या होगा, एक जगह पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब वो एक जगह पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। अब जैसे ही हमारे पास अब जैसे ही हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन है माउथ, जिससे अपन फूड खाते हैं, उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं था, उन्होंने एक टेम्पररी माउथ बनाया, दैट इज नॉट अ स्यूडोपोडिया। जैसे ही हमारे पास फूड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने के लिए एनस है, सेम वैसे ही इनके पास ऐसा कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं है या स्पेशल ऑर्गन नहीं है। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसको एक जगह पर एक्यूमुलेट कर देगा। जैसे ही एक्यूमुलेट करेगा,
ये एरिया रप्चर होना शुरू हो जाएगा और सारे अनवांटेड फूड पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बाहर रिमूव हो जाएंगे। क्लियर? अब पूरे रिमूव हो गए, फिर वो वापस से वो सेम प्रोसेस करना शुरू कर देगा। तो ऐसे ही अमीबा अपना न्यूट्रिशन लेता है। क्लियर? इंजेक्शन से लेकर इजेक्शन तक। अब अगर इसका क्वेश्चन पूछता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। ठीक है, मेथड क्या है या प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। किस तरीके से अगर वो फूड को फीड करता है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्लियर? सो ये था अपना न्यूट्रिशन इन अमीबा। आई होप यू ऑल क्लियर्ड अबाउट द टॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स पे प्लीज अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। क्लियर? तो अब अपन आगे बढ़े। तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्लियर? इंजेक्शन से लेकर इजेक्शन तक एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं। क्या किया अमीबा ने? अमीबा ने एक स्यूडोपोडिया बनाया जिससे उसने फूड पार्टिकल को अंदर लिया। जैसे ही फूड पार्टिकल को अंदर लिया, उसके सराउंडिंग में फूड वैक्यूल्स बन गए। वो फूड वैक्यूल ने क्या किया? डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज किए। वो डाइजेस्टिव एंजाइम ने क्या किया? कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपलर सॉल्युबल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही उसने फूड को डाइजेस्ट कर दिया, फूड इज रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन। फूड अब एब्जॉर्ब होने शुरू कर दिया। कहाँ पर? उसके पूरे सेल्स में। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। जैसे ही डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सारे फूड एब्जॉर्ब हुए, अब वो क्या किया? उस एब्जॉर्ब्ड फूड से उसको एनर्जी मिली, वो ग्रो करना शुरू कर दिया। अब जो रिमेन्ड अनडाइजेस्टेड फूड है, वो अपनी बॉडी से क्या कर दिया? रिमूव करना शुरू कर दिया। कैसे रिमूव किया? वो जहाँ कोई भी एक पार्ट पे या कोई भी एक कॉर्नर पे जाके वो एक्यूमुलेट कर लिया। वो एक्यूमुलेट करने के बाद वहाँ से वो रप्चर होकर वो पूरे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल वहाँ से रिमूव होना शुरू कर दिया। क्लियर? तो ये था न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब अपन पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मैं थोड़ा ऊपर से लिखती हूँ ताकि सबको इजीली क्लियर हो, क्योंकि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आई विल ट्राई कि मैं आप लोग को इसको बहुत ही सिंपलर वे में इसको एक्सप्लेन कर दूं। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, जिस ऑर्गन या जो सिस्टम न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस सिस्टम को अपन बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू होता है? माउथ से शुरू होकर लार्ज इंटेस्टाइन पे जाके खत्म होता है। ठीक है? माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक पूरा एक ट्यूब जैसा फॉर्म हुआ है, या एक कैनाल की तरह फॉर्म हुआ है। उस कैनाल को अपन बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? और उसके अलावा सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है उसके पास, उसके अलावा उसके पास बहुत सारे ग्लैंड्स भी है। उसको बोलते हैं अपन एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्लियर? अब एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहां से होता है? एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ के बाद वो कहाँ जाएगा? बक्कल कैविटी में, जो अपने माउथ के अंदर का जो पोर्शन है दैट इज नोन एज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से कहाँ गया? फायरिंग्स। फायरिंग्स से इसोफेगस।
इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। ये अपना एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। अब एक्सेसरी ग्लैंड में क्या होगा, माउथ से शुरू किया ना, तो माउथ में कौन सा ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है। इसोफेगस में एज सच कोई ग्लैंड नहीं है। फिर स्टमक में आ जाओ, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है। फिर स्टमक से खाना कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा है लिवर और पैंक्रियास, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा कोई ग्लैंड नहीं है। क्लियर? सो दिस आर द एलिमेंट्री कैनाल एंड दिस आर द एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्लियर? तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अपन दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल जो कि पूरे ऑर्गन्स हैं, और दूसरा एक्सेसरी ग्लैंड्स जो कि ग्लैंड से जो कोई ना कोई एंजाइम सिक्रीट करता है। क्लियर? तो ये दोनों है। चलो अब अपन उस पर डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब अपन सेम वही सारे प्रोसेसेस अपन पढ़ेंगे। कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो वो कैसे कैसे होता है अपन इसमें देखते हैं। तो अब सबसे पहला आता है अपना माउथ, क्योंकि अपन खाना तो मुंह में डालेंगे। माउथ, अब माउथ से अपन ने खाना, अपन हाथ से खाना उठाकर मुंह के अंदर डाले। मुंह के अंदर डाले, मुंह के अंदर क्या होता है, बक्कल कैविटी होता है। बक्कल कैविटी, ठीक है। अब बक्कल कैविटी के अंदर दो चीजें क्या क्या है, एक टीथ तो दूसरा टंग। टीथ और टंग, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, माउथ, अपन हाथ से फूड को माउथ में डाले, बक्कल कैविटी के अंदर गया, बक्कल कैविटी के अंदर टीथ है और टंग है। टीथ ने क्या किया, उस फूड को, टीथ ने अपना फिजिकल डाइजेशन करना शुरू कर दिया। क्या? च्यू किया, ग्राइंड किया, ठीक है। जब च्यू किया, ग्राइंड किया, तो क्या हुआ, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? साइमल्टेनियसली टंग क्या करेगा, टंग उस स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड को क्या करेगा, मॉइस्ट करेगा। किसकी मदद से? सलाइवा की मदद से। सलाइवा की मदद से उसने क्या किया, फूड को मॉइस्ट किया। अब बात आती है कि एक्चुअल में सलाइवा बना कहां से। ऐसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह होगा ना सलाइवा बनने का, तो सलाइवा एक्चुअल में बना कहां से। तो सलाइवा कहां से बना, तो हमारे जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उस ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी ग्लैंड डायरेक्टली एंजाइम नहीं बनाता। ग्लैंड जूसेस बनाएगा, जूसेस, और जूसेस एंजाइम्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये क्या बनाएगा, जूस बनाएगा। कौन सा जूस बनाएगा, सलाइवरी जूस, जिसको अपन बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने टेस्टी टेस्टी सा यमी यमी डिलीशियस फूड रखा हो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे मुंह में पानी आ जाएगा। वो एक्चुअली पानी नहीं बल्कि क्या है, वो सलाइवा। तो जैसे ही अपन ने खाना देखा, और वो भी खासकर अपना फेवरेट अगर कोई डिश है, तो क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड फट से एक्टिवेट होगा, और सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये सलाइवरी, अब ये जो सलाइवा, ये सलाइवा क्या, जूस है। अभी मैंने बताया ग्लैंड क्या बनाता है, जूस, और जूस क्या बनाता है, एंजाइम्स। तो अब ये जो सलाइवा है, ये क्या एंजाइम बनाएगा, सलाइवरी अमाइलेज।
जिसका दूसरा नाम होता है टाइलिन। पी साइलेंट होता है, ध्यान रखना, टाइलिन। ठीक, तो अब क्या हुआ, अपन ने मुंह के अंदर खाना डाला, टीथ ने क्या किया, च्यू किया, ग्राइंड किया। इसका काम इसने क्या किया, फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड को छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अब टंग ने अपना काम करना शुरू कर दिया। यहां जो काम हुआ वो क्या हुआ, केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन कैसे हुआ, वो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड है, जैसे ही उसने ग्राइंड करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, तुरंत सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया, सलाइवा सिक्रेट कर लिया। वो सलाइवा क्या किया, उस फूड को मॉइस्ट कर दिया। क्लियर। अब सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है, सलाइवा ने तो क्या कर दिया, फूड को मॉइस्ट कर दिया। ठीक है, जो कि उसको स्वैलोइंग में हेल्प कर देगा। बट अब सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया, तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, इसने क्या किया, जो हम फूड खाए हैं वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये जो टीथ ने क्या किया, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा बस है। ठीक, अब जो हम खा रहे हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एक पूरा स्टार्च है वो। ठीक, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा, शुगर में कन्वर्ट करेगा। बट कौन से शुगर में कन्वर्ट करेगा, तो वो शुगर का नाम है माल्टोज। ठीक, ये क्या है अपना स्टार्च, और ये क्या है अपना शुगर। इतना काम होता है मुंह के अंदर। ठीक, खाना लिया, टीथ ने अपना काम कर दिया, टंग ने क्या किया, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया, सलाइवा सिक्रेट किया, सलाइवा ने फूड को मॉइस्ट किया। जैसे ही फूड को मॉइस्ट किया, सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर दिया। वो शुगर है माल्टोज। ठीक, अब अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि डाइजेशन शुरू कहाँ हो रहा है, तो हमेशा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर पूछे तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अपना कहाँ शुरू हो रहा है, माउथ में। भले ही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है बट स्टार्ट जरूर हो चुका है। ठीक है, तो फूड का डाइजेशन हमारे माउथ में ही शुरू हो चुका है, और वो भी कौन सा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। क्लियर। तो अब यहां तक हो गया। अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, शुगर में कन्वर्ट हो गया, शुगर में भी कन्वर्ट हो गया, और अपना फूड मॉइस्ट भी हो गया। अब अपन उसको इजीली क्या करेंगे, स्वालो कर सकते हैं। स्वालो करके कहाँ चला गया, ईसोफेगस में चला गया। क्लियर। अब ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप। अब ईसोफेगस अपना ये जो माउथ है, माउथ से लिए खाना सीधा ईसोफेगस, ईसोफेगस एक लंबा सा ट्यूब है, उसके बाद ही अपना स्टमक आता है। ठीक है, तो अपन ने खाना यहाँ खाया तो फट से खाना स्टमक में जाएगा क्या, नो, खाना ऐसे कभी भी स्टमक में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ईसोफेगस, ईसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप। ठीक है, इसमें से डायरेक्ट खाना स्टमक में कभी नहीं जाता। क्या होगा, ईसोफेगस की जो लाइनिंग होती है, जो अंदर की जो लाइनिंग होती है, वो एक मसल से बनी हुई है। वो मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, एक्सपैंड करती है, ऐसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होते रहता है। उस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की वजह से ही फूड जो है माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से धीरे 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 स्टमक में जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फूड रुक गया, एक्सपैंड हुआ, फूड थोड़ा सा नीचे गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फूड रुक गया, फिर एक्सपैंड हुआ, धीरे गया। तो ऐसे धीरे 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 ईसोफेगस के थ्रू हमारा फूड कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। तो अगर पूछेंगे कि ईसोफेगस में जो मसल्स है वो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करता है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं,
तो दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर? अब क्या हुआ, अब हमारा खाना कहाँ चला गया, स्टमक में आ गया। अब स्टमक से मेन प्रोसेस शुरू होता है। ठीक, क्लियर? अब अपना खाना कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। स्टमक के अंदर, स्टमक का दूसरा नाम क्या होगा, तो स्टमक का दूसरा नाम होता है गैस्ट्रिक। ठीक है, ये वर्ड याद रखना। ठीक है, स्टमक में खाना आ गया। स्टमक में खाना क्या होता है, चर्न होता है। ठीक है, क्या होता है, चर्न होता है। चर्न का मतलब जैसे अपना मिक्सर ग्राइंडर में अपन कोई भी चीज पीसते हैं तो उस मिक्सिंग को अपन बोलते हैं चर्निंग। ठीक है, चर्न होकर हमारे फूड जो है वो स्टमक में कितना घंटा रहता है, तो लगभग 2 से 3 घंटा हमारे स्टमक में वो फूड स्टोर होता है। क्लियर? अब क्या हुआ, स्टमक में फूड आ गया, वो चर्न होना शुरू हो गया और वो 2 से 3 घंटा रहेगा उसमें। अब जैसे ही स्टमक में फूड आया तुरंत कौन सा ग्लैंड एक्टिवेट हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड को पता चल गया कि स्टमक में फूड आ गया। अब ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, मैंने बताया था ग्लैंड जूस बनाएगा, जूस एंजाइम बनाएगा। अब ग्लैंड क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस बनाना शुरू कर देगा। ठीक, अब ये गैस्ट्रिक जूस कुछ एसिड्स और एंजाइम्स बनाएगा। जैसे कि क्या क्या, एक एसिड है अपना HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। एंजाइम है अपने पास पेप्सिन और दूसरा है अपने पास म्यूकस। इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे स्टमक में। ठीक है, क्लियर? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या किया, गैस्ट्रिक जूस बनाया। गैस्ट्रिक जूस ने एक HCl एसिड सिक्रेट किया, पेप्सिन एंजाइम बनाया और म्यूकस सिक्रेट किया। ठीक है, अब ये HCl क्या करेगा, अब देखो जब अपन ने खाना खाया, जब फर्स्ट टाइम अपन ने खाने को जब मुंह में एंटर किया तो जो सलाइवा है वो सलाइवा ऑलरेडी अगर उस फूड के साथ कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया अगर हमारे मुंह में गया है तो वो सलाइवा क्या करेगा, उस जर्म्स को किल कर देगा। बट अगर मान के चलो अगर उसने पूरी तरीके से उस जर्म्स को या उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाया तो जब वो फूड स्टमक में पहुंचेगा तब ये HCl क्या करेगा, ये HCl क्या करेगा, उस फूड पार्टिकल में जो बचे कुचे जर्म्स है उसको क्या करेगा, किल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ तक क्लियर? तो अब अपन HCl, पेप्सिन और म्यूकस के बारे में पढ़ते हैं। तो अपन सबसे पहले HCl के बारे में पढ़ते हैं। HCl ने क्या किया, जो बचे कुचे जर्म्स स्टमक में आए हुए हैं उसको किल करना शुरू कर देगा। ठीक, दूसरा उसने क्या किया, HCl जब सिक्रीट हुआ तो अब उस स्टमक का मीडियम क्या हो गया, एसिडिक मीडियम। अब उसने पूरे स्टमक का एनवायरनमेंट को क्या कर दिया, एसिडिक कर दिया। उसने एसिडिक मीडियम बना दिया। ठीक, तीसरा चीज उसने क्या किया, अभी अपन ने पढ़ा कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 चीज बनाता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन है, पेप्सिन तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक HCl नहीं बनेगा। ठीक है, अब जब तक HCl नहीं सिक्रीट हुआ तब तक स्टमक के अंदर एक इनएक्टिव फॉर्म में क्या रहता है, पेप्सिनोजन रहता है। पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, ये कोई काम नहीं करेगा। बट जैसे ही स्टमक में फूड गया क्या हो गया, HCl सिक्रीट हो गया। तो ये HCl जैसे ही सिक्रीट हुआ ये इनएक्टिव फॉर्म वाला पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव फॉर्म वाले पेप्सिन में। ठीक, जैसे ही ये अब क्या होगी, एक्टिव फॉर्म है, अब पेप्सिन अपना काम करना शुरू कर देगा। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। मैंने क्या बोला, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, डाइजेस्ट पूरा नहीं करेगा। प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स। ठीक है,
मतलब हमारे स्टमक में ऑलरेडी इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन प्रेजेंट है। जैसे ही HCl सिक्रीट हुआ वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, ये क्या करेगा, जो खाना हमारे स्टमक में गया उसमें जितने भी प्रोटीन हैं उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। क्लियर। अब तीसरा कौन आ गया, म्यूकस। एक HCl हो गया जो गैस्ट्रिक जूस ने बनाया, दूसरा कौन है, पेप्सिन हो गया। अब बात आती है तीसरे की, कौन, म्यूकस। अब इसका क्या रोल है, तो स्टमक की जो लाइनिंग है, जो अपना स्टमक है, ये अपना स्टमक है, ये जो स्टमक की जो लाइनिंग है, ये अपने स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, यहां पर रहता है म्यूकस। ठीक है, एक जेली लाइक सब्सटेंस की तरह यहां पर म्यूकस रहता है। अब म्यूकस हमेशा नहीं रहता, ये भी याद रखना। कब म्यूकस रहेगा, जब स्टमक को पता चल रहा है कि हाँ मेरे को खाना मिल रहा है, मेरे को खाना मिल रहा है, तो तुरंत क्या होगा, म्यूकस बनना शुरू कर देगा। बट HCl से पहले। क्यों, अगर HCl से पहले अगर म्यूकस नहीं बना तो क्या होगा, HCl क्या है, एसिड है ना HCl, तो वो HCl क्या करेगा, अगर ये म्यूकस की लाइनिंग यहाँ नहीं है तो धीरे 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 इसमें इरोजन करना शुरू कर देगा। मतलब उसकी लाइनिंग को क्या कर देगा, खराब करना शुरू कर देगा। जैसे ही उसकी लाइनिंग को खराब करना शुरू कर देगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, अल्सर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए जैसे ही फूड हमने लिया तुरंत सबसे पहला काम क्या होगा, HCl और पेप्सिन नहीं बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, म्यूकस की लाइनिंग बनेगी। क्यों, ताकि जो भी HCl इसमें सिक्रीट हो रहा हो वो क्या करेगा, इस लाइनिंग को, हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखेगा, ताकि वो इरोड ना हो और अल्सर फॉर्म ना हो। इसलिए बोलते हैं ना कि लंबे समय तक फास्टिंग नहीं करना चाहिए, या 2 मील्स के बीच में ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर 2 मील्स के बीच में ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन होगा तो म्यूकस को जज करने में मुश्किल होती है कि मैं कब रिलीज हूँ, कि मैं कब बनूँ। और HCl क्या करेगा, वो तो अपना टाइम पे बनना शुरू कर देगा। उसको पता है कि 1 बजे मुझे खाना मिलना है, तो वो 1 बजे क्या करेगा, HCl प्रोड्यूस होना शुरू कर देगा। बट क्या होगा, म्यूकस तो बना ही नहीं, क्योंकि म्यूकस तभी बनेगा जब खाना स्टमक में आएगा। क्लियर। तो जब खाना आया नहीं और HCl पहले से ही बनना शुरू कर दिया और ऐसे ही लंबे समय तक चलता रहा, तो एट लास्ट अपन को क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो वो अल्सर को प्रिवेंट कौन करता है, ये म्यूकस की लाइनिंग प्रिवेंट करता है। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ, स्टमक में खाना गया, HCl के साथ वो खाना क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब हमारा जो फूड है वो फूड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो फूड जो है एक बोलस के फॉर्म में और एसिडिक इन नेचर कन्वर्ट हो गया। मतलब जो फूड पहले ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था, स्मॉलर पार्टिकल्स में था, स्टमक में वो चर्न हुआ, एसिड के साथ मिक्स हुआ, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऐसे बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और अब इस फूड पार्टिकल का अगर नेचर पूछोगे तो अब ये एसिडिक इन नेचर है। क्लियर। अब ऐसे ही एसिडिक इन नेचर क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर सारे ऑर्गन्स में जाएगा, नहीं, तो वो क्या करेगा, बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देगा। तो एसिडिक फूड को अपन ऐसे ही ट्रैवल होने नहीं दे सकते। अब क्या होगा, अब वही एसिडिक फूड धीरे 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 कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। ठीक, अब जैसे ही अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ईसोफेगस से डायरेक्ट खाना स्टमक में नहीं आता, धीरे 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 आता है, वैसे ही स्टमक से भी खाना, ये मेरा थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा अजीबोगरीब है, बट ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे अभी के लिए अपन। ठीक है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसे ही स्टमक से सीधा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। यहाँ पर भी एक मसल है जो कि धीरे 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 स्टमक से खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। उस मसल का नाम है स्फिंक्टर मसल। आई नो कि इस साल आप लोग के लिए ये टर्म सब नया है,
बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो बोर्ड एग्जाम तक आपको एकदम बाय हार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू सारा खाना धीरे धीरे कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, कौन सा ग्लैंड एक्टिवेट हो गया? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड क्या बनाएगा? जूस बनाएगा, इंटेस्टाइनल जूस बनाएगा। और इंटेस्टाइनल जूस क्या बनाएगा? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स बनाएगा। ठीक, अब जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड तो एक्टिवेट हो गया, बट साथ ही साथ साइमल्टेनियसली एक और ग्लैंड एक्टिवेट हुआ। उस ग्लैंड का नाम है लीवर। ठीक, अब ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ रहता है? ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में रहता है, प्लस पैनक्रियास में भी रहता है। ठीक, अब ये लिवर सबसे पहले, दोनों साइमल्टेनियसली दोनों एक्ट किया, बट काम सबसे पहले शुरू कौन करेगा? लिवर शुरू करेगा। अब लिवर अपना काम कैसे करा? अब खाना जो आया स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पूरा क्या है? एसिडिक इन नेचर है। तो लिवर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। ठीक, बाइल जूस का कलर क्या होता है? येलोइश ग्रीन इन कलर का होता है। ठीक है, अब ये बाइल जूस कहाँ स्टोर करते हैं? अगर ये पूछा जाए तो बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है और स्टोर कहाँ होता है। सिक्रीट तो लीवर करेगा, बट स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। क्लियर? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स में पूछता है और बहुत सारे बच्चे इसमें एकदम कंफ्यूज हो जाता है और कभी कभी गलत आंसर भी लिख के आ जाता है। तो अब बाइल जूस का नेचर कैसा है? एल्कलाइन इन नेचर है, मतलब बेसिक इन नेचर है। तो अब जो हमारे पास जो खाना आया स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, एसिडिक फूड, अब ये क्या करेगा? जो एसिडिक फूड है बाइल के साथ मिक्स होके, जो कि अल्कलाइन इन नेचर है, वो उस फूड को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक, ये हो गया बाइल का, ये पहला काम हो गया। अगर अपन बोल सकते हैं ये बाइल का पहला फंक्शन है। उसने क्या किया? एसिडिक फूड को अपने अल्कलाइन नेचर के साथ मिक्स करके फूड को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये पहला एक्शन हुआ बाइल का। दूसरा क्या हुआ? अभी अपन ने देखा कि मुंह में तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो गया, स्टमक में प्रोटीन का भी डाइजेशन शुरू हो गया, बट फैट का डाइजेशन तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। तो बाइल क्या करेगा? लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, फैट कैसे? बड़े 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 गुच्छे होते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में बाइल जूस जो कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो जैसे ही बाइल ने लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, अब जो फैट अपने पास है वो इमल्सिफाइड फैट है। तो कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट होना शुरू कर दिया, प्रोटीन भी डाइजेस्ट होना शुरू कर दिया, और बाइल ने भी फैट को भी डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। मतलब तीनों अब डाइजेशन प्रोसेस में आ गए। क्लियर? बाइल ने अपना काम कर दिया, बाइल के 2 फंक्शंस हो गए। अब साइड बाय साइड
पैंक्रियाज भी अब अपना काम करना शुरू कर देगा। अब तुमको फूड ना एसिडिक मीडियम का है ना एल्कलाइन मीडियम का है, अब वो एकदम न्यूट्रल फूड है, न्यूट्रल फूड पार्टिकल अब अपन को मिला है। तो जैसे ही न्यूट्रल फूड पार्टिकल अपन को मिला, तुरंत इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, 3 इंटेस्टाइनल एंजाइम्स बनना शुरू कर देंगे। कौन कौन से वो 3 इंटेस्टाइनल एंजाइम्स? तो वो 3 इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ठीक, अब अपना जो न्यूट्रलाइज्ड फूड है उसमें पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट भी है, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन भी है, पार्शियली डाइजेस्टेड फैट भी है। अब उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करना है। कंप्लीटली डाइजेस्ट कौन करेगा? ये तीनों करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अब अपन देखते हैं। तो ये जो अमाइलेज है, अभी अपने पास जो शुगर, अभी अमाइलेज क्या करेगा? जो अपने पास फूड माउथ में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? शुगर में कन्वर्ट हो गया। शुगर कौन सा शुगर था? वो माल्टोज शुगर था। तो वो जो माल्टोज शुगर है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। कौन? अमाइलेज। क्योंकि ना माल्टोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो सकता है, ना वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो सकता है। हमारा बॉडी किसको डाइजेस्ट कर सकता है? सिर्फ ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर सकता है। इसलिए ये जो अमाइलेज है वो क्या करेगा? माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। नाउ कार्बोहाइड्रेट इज रेडी फॉर डाइजेशन या रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन। क्लियर? फिर सेकंड कौन है अपने पास? लाइपेज। तो लाइपेज ने क्या किया? अब अपने पास जो इमल्सिफाइड फैट है उस फैट को किस में कन्वर्ट कर दिया? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, नाउ फैट इज ऑल्सो रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन। अब तीसरा कौन बच गया? अपना ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने क्या किया? जो प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्टेड जो प्रोटीन था, प्रोटीन के स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। प्रोटीन का स्मॉलर फॉर्म कौन है? अमाइनो एसिड्स। क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, अमीनो एसिड्स हमारी प्रोटीन में हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। ठीक, तो ये जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, जो 3 एंजाइम्स जो सीक्रेट हुए, वो तीनों एंजाइम्स कौन कौन से? अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज ने क्या किया? जो शुगर, माल्टोज शुगर जो फॉर्म हो उसको सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज ग्लूकोज। लाइपेज ने क्या किया? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। ट्रिप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब ये तीनों आराम से पानी में घुल जाएंगे, वाटर सॉल्युबल है, मतलब आराम से ब्लड स्ट्रीम में भी चला जाएगा। ठीक, अब ये जो अपने को मिला है ये है अपना डाइजेस्टेड फूड। डाइजेशन का मीनिंग अपन ने पढ़ा था अभी, लार्जर मॉलिक्यूल्स को सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये देखो सिंपलर है प्लस सॉल्युबल इन वाटर भी है। क्लियर? तो ये डाइजेस्टेड फूड। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन सा साइट है या कौन सा ऑर्गन है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है? तो उसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्लियर? अब डाइजेशन हो गया, अब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होना है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? तो इतना क्लियर हो गया। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, आप सबको इजीली क्लियर हो गया होगा। तो अब अपन इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कराएंगे।
तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन बोलते हैं विलाई। ठीक, अब इस विलाई के इधर में बहुत सारे अपने ब्लड वेसल्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लड वेसल्स से वो उसका नेटवर्क पूरा फॉर्म होता है विलाई के सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो विलाई क्या करेगा, जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। ठीक, कौन, ये विलाई। तो अगर पूछेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, दिस इज द फंक्शन ऑफ विलाई। क्लियर। तो ये क्या किया, छोटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसके सरफेस एरिया को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक, अब इसके इसमें क्या है, विलाई है, ये विलाई ने क्या किया, अपना सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ा दिया, अब पूरा जो भी डाइजेस्टेड फूड है क्या हो गया, विलाई में एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। ठीक, विलाई में एब्जॉर्ब हो गया। अब विलाई के सराउंड में क्या है, अपना ब्लड वेसल्स है, और ये ब्लड वेसल्स पूरा कहाँ कनेक्टेड है, सारे बॉडी ऑर्गन्स में। अब ये जैसे ही विलाई ने सारा फूड एब्जॉर्ब किया, वो कहाँ लेके गया, ब्लड स्ट्रीम में लेके गया। ब्लड स्ट्रीम से पूरा खाना कहाँ चला गया, ऑर्गन्स में चला गया, या सेल्स में चला गया, या टिश्यूज में चला गया। जितने भी हमारे पास सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स है, सब में खाना एब्जॉर्ब हो गया। क्लियर। तो ये सारा चीज खाना एब्जॉर्ब हो गया, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। अब अगर पूछेगा तुमसे कि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो भी कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है ना। तो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक, क्लियर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपना काम कर दिया, पूरा खाने को एब्जॉर्ब कर दिया ऑर्गन्स में, सेल्स में, टिश्यूज में, किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे खाने को एब्जॉर्ब कर दिया। ठीक, अब उस खाने से क्या मिला, अपन को एनर्जी मिली, हमको ग्रोथ मिला, हमारा जितने भी डैमेज सेल्स थे वो सारे के सारे रिपेयर हो गए। अब बात आता है अनडाइजेस्टेड फूड का। अब अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने तो पूरे खाने को एब्जॉर्ब कर दिया, तो अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, तो जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड थे स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आ गए, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। कौन, अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक, अच्छा इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं। अब अपन ने क्या किया कि जितने भी डाइजेस्टेड फूड थे वो तो अपन ने एब्जॉर्ब करा दिए। ठीक है, ऑर्गन्स में जितना, अब ऑर्गन्स को जितना फूड उस वक्त चाहिए था वो उतना फूड तो ले लिया। अब ऐसा तो नहीं ना अपन ने दोपहर का खाना खाया और सारे के सारे खाना एक बार में एनर्जी के तौर पे अपन ने यूटिलाइज कर लिया, ऐसा तो नहीं है। जितना अपन को उस वक्त के लिए एनर्जी चाहिए उतना तो एनर्जी अपन को उस खाने से अपन ने ले लिया। अब बाकी जो लेफ्ट ओवर डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हुआ, जो लेफ्ट ओवर डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो गया। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गया, ताकि बाद में कभी अगर अपन को एनर्जी की जरूरत हो तब क्या अपन बैठ के खाना खाएंगे, नहीं ना। तो क्या होगा, ये ग्लाइकोजन क्या होगा, वापस हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और हमको एनर्जी मिलेगी। ठीक, तो एक साथ सारा खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा, जितना जरूरत है उस वक्त के लिए हमको कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए हमको जो एनर्जी चाहिए उतना ही खाना एब्जॉर्ब होगा। बाकी खाना किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं अपन इसमें। अब क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, उसमें उस अनडाइजेस्टेड फूड में जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स था वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया।
एब्जॉर्ब वाटर। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड थे उसमें जितने भी पानी थे, जितनी जरूरत है हमारी बॉडी को, उतने पानी को उस फूड से एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या हो गया, जैसे वाटर एब्जॉर्ब हुआ, फूड क्या बन गया, सॉलिड बन गया, सॉलिड हार्ड फूड फॉर्म हो गया। ठीक, क्योंकि अब इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, एकदम हार्ड फॉर्म में हो गया। अब वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन के किस हिस्से में जाएगा, सबसे पहले रेक्टम में जाएगा और रेक्टम से एनस में जाएगा और एनस से अपने बॉडी में आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फीकस, या फिर अपन उसको बोलते हैं स्टूल। ठीक, क्लियर। अब क्या हो रहा है, एनस से जब वो फीकस बाहर निकल रहा है उस टाइम पे एनस में एक मसल होता है, उस मसल को बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। वो एनल स्फिंक्टर एनस के मसल्स को कंट्रोल करता है। जब एनल स्फिंक्टर जब उस एनस के मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता तब अपन को लूज मोशन होता है। ठीक है, और नहीं तो वो कंट्रोल करेगा और उसके हिसाब से फिर हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल इजेक्ट आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ? सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कि कैसे अपन ने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, उससे अपन को एनर्जी मिली, फिर लेफ्ट ओवर फूड कैसे लार्ज इंटेस्टाइन में गया, उससे अपन वाटर कैसे एब्जॉर्ब किए, बाकी जो लेफ्ट ओवर या वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम, एनस के थ्रू, फीकस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो गया। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्लियर? तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट हो तो प्लीज 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 अपने कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग की जो भी क्वेरीज है या जो भी डाउट्स है मैं उसको क्लियर कर सकूं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।